आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये मेरी अपनी जिंदगी में घटित एक ना भूलने वाली घटना है। मेरे दादाजी ढाका जिले के ग्राम विक्रमपुर के जमींदार थे। विक्रमपुर में हमारी बहुत जमीन जायदाद थी। पिताजी वकालत की तालीम लेने लंदन जाना चाहते थे, इसलिए दादाजी ने काफ़ी ज़मीन बेचकर उन्हें पढ़ाया। स्वदेश लौटकर वो कलकत्ता में वकालत करने विचार कर रहे थे कि उनके पिता को दिल का दौरा हुआ और उन्होंने देह त्याग दिया। मेरे पिताजी ने गांव आकर तकरीबन सारी ज़मीन को बेचकर सिर्फ एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा और पुश्तैनी हवेली को रहीम चाचा को देख रेख के लिए देकर कलकत्ता आकर बस गए। उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर उगती फसलों से रहीम चाचा अपने परिवार का पेट पालते और हवेली का रख रखाव करते थे। पिताजी के अवर्तमान में रहीम चाचा जो हिसाब किताब होता वो मुझे भेजते थे। कभी अच्छी फसल होने पर 8-10 हज़ार रुपये भेजते थे, तो किसी साल हवेली मरम्मत के नाम पर 5-7 हज़ार मांग लेते थे। हर साल हिसाब आता, पर मैं उसको कभी पढ़ता नहीं था। फिर एक दिन रहीम चाचा के इंतकाल का पत्र उनके बेटे के पास से आया, जो उनके दफन के बाद हवेली छोड़ ढाका में सपरिवार जा रहा था। उसने मुझे अपनी हवेली के लिए किसी और को रखने के लिए आग्रह किया था। मैं अपने व्यवसाय में बहुत ज़्यादा बिजी था, जिस कारण कई सालों तक मैं जा नहीं सका। पिछले एक सप्ताह पहले मुझे एक पत्र मिला। किसने लिखा था ये नहीं मालूम। जानकारी हुई कि कुछ लोग हमारी हवेली और ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। पत्र की लिखावट जानी पहचानी थी, लेकिन नीचे लिखने वाले का नाम नहीं था। मैंने हवेली को अब बेचने का फैसला कर लिया। मेरे लिए बार बार इतने दूर आकर कोई व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा था। कलकत्ता से ढाका होते हुए विक्रमपुर पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो गई। बैसाख का महीना था। ट्रेन से उतरते हुए अंधेरा छा गया था और ठंड भी महसूस हो रही थी। सामान के नाम पर हाथ में पकड़े एक छोटे से बैग के साथ जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। कोई भी रिक्शा नहीं था कि मैं अपने मकान तक जा सकता। आखिर कब तक रुकता किसी रिक्शा के इंतज़ार में, सो पैदल ही चल निकला। धीरे धीरे फैलते हुए अंधकार और पड़ती ठंड में मुझे बहुत जल्द ही एहसास होने लगा अपनी गलती का। मुझे स्टेशन पर ही रहकर किसी सवारी या किसी गाड़ी का इंतज़ार करना चाहिए था, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मैं चलते चलते बिना कोई चारे के सो चलता गया। कुछ ही देर में दूर टिमटिमाती एक रोशनी से किसी छोटी चाय की दुकान का एहसास करवाया और मैं इस ठंड में एक प्याली चाय पीकर अपने को थोड़ी गर्मी देने की चाह में उस तरफ जा पहुंचा। दुकान में जलते सिगड़ी की गर्मी को पाकर थोड़ा ठीक महसूस हुआ। फिर चाय के साथ उस कुरकुरे टोस्ट ने पेट नहीं बल्कि दिमाग को भी काफ़ी हद तक शांत कर दिया। दुकानदार से पूछने पर मालूम हुआ जमींदार की हवेली अभी कुछ दूर थी। थोड़ी दूर चलने पर एक दुकान खुली दिखी। जाकर देखा जेरोक्स की दुकान थी। दिल खुश हो गया। चलो कल का काम हल्का कर लूं। मकान के कागजात की कॉपी करवानी थी। कलकत्ता में समय ही नहीं मिला करवाने का। एक अधेड़ व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ था। कागज देने पर उसने कॉपी कर दी, पर एक सलाह भी थी। दादा, रात को हवेली में ना जाकर दिन में जाएं। रात सरपंच जी के घर पर बिता लें। मैं हंसा। अरे भाई, अपने घर होते हुए किसी और के घर क्यों रुको? खैर वो कुछ नहीं बोला। मैं चल दिया। रात काफ़ी अंधेरी थी। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। चारों तरफ की हरियाली और सींचे हुए खेत ठंड को ज़रूरत से ज़्यादा ही निखार रहे थे। हवेली गांव से बाहर की ओर थी
और वो अभी थोड़ी दूर थी। अचानक मुझे महसूस हुआ अपने पीछे आते किसी के पैरों की आवाज़। कलकत्ता में ऐसे सुनसान इलाकों में लोगों के साथ होते सैकड़ों किस्से दिमाग में एक साथ घूमने लगे। भागने की भी कोई जगह तो नहीं थी, शायद इसलिए आखिरी हथियार आक्रमण सोचकर तेजी से घूम कर देखा। एक इंसान चला आ रहा था। पास आते ही मुस्कुराकर वो बोला, कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला, हवेली। तो उसने बोला, चलिए मैं साथ चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। हम साथ चलने लगे। मैं अपने में ही मलिन महसूस कर रहा था कि मैं उसके बारे में क्या क्या सोच रहा था। खैर थोड़ी देर बाद हवेली पर पहुंच गए हम दोनों और वो वहां से चला गया। मैंने ताला खोल हवेली में कदम रखा तो अपने ऊपर ही गुस्सा आ गया। मैंने क्यों उस दुकानदार की बात नहीं मानी और हवेली चला आया। बहुत दिनों से बंद होने के कारण सीलन की बदबू पूरे घर में फैल रही थी। खैर अंधेरे में डूबे हुए घर में अंदाज से चलते हुए अपने आराम कक्ष तक पहुंचा। हम लोग जिस जगह मोमबत्ती रखते थे आज भी वो वहीं मिली। जलाते ही पूरा कमरा रोशन हो गया। बिस्तर पर चादर ढका हुआ था, उसको उठाकर बिस्तर को झाड़ा। सीलन की बदबू जरूर थी पर बिस्तर साफ था। कमरे में ठंड भी कम थी, लेकिन अब पेट में होने वाली गुड़गुड़ ये ऐलान कर रहे थे कि उन्हें खाने को कुछ चाहिए। पर इस खाली घर में क्या ही मिल सकता है। मैं सोच ही रहा था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। खाली कोठरी में जहां मेरे अलावा कोई और नहीं हो वहां दरवाजे पर दस्तक। मैं चौंक उठा, कौन हो सकता है? डरते डरते दरवाजा खोला तो सामने एक महिला खड़ी थी, हाथ में थाली, पूरी सब्जी खीर आदि लिए हुए। खाली पेट और गर्म खाने की खुशबू। बड़ी मुश्किल से खुद को रोका, पूछा, आप कौन हैं और मेरे इस बंद मकान में क्या कर रही हैं आप? मेरे दिमाग में उस चिट्ठी की बात घूमने लगी। तो क्या इन्होंने ही वो चिट्ठी लिखी थी? क्या इन्होंने ही घर पर कब्जा कर लिया है? मुझे असमंजस देखकर उस महिला ने अपने पति को आवाज दी और कहा कि मैं खाना नहीं खा रहा हूं। उसका पति आया नहीं, एकाएक प्रकट हुआ। अजीब सा महसूस हो रहा था। सिर शरीर के हिसाब से थोड़ा बड़ा, जबड़े से 2 दांत बाहर को निकले हुए, और सबसे खराब बात कि उसके प्रकट होते ही पूरे कमरे में अजीब सी ठंड और तीव्र बदबू का भर जाना। कमरे में ठहर पाने में मुश्किल महसूस करते ही मैं अपनी उपकाई को रोक नहीं पाया और तीर की तरह कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर निकलते ही मैंने बाहर के दरवाजे पर जोरों की दस्तक सुनी। काफी लोग जमा थे और मुझे बाहर निकलने के लिए बुला रहे थे। मैं दौड़ता हुआ सीधे बाहर आ पहुंचा। देखा तो वो चाय वाला जिससे मैंने पता पूछा था, वो जेरोक्स वाला जिससे मैंने घर के कागजात जेरोक्स करवाए थे, और साथ में कोई 10 पुलिस वाले खड़े थे। मुझे देखते ही पहला सवाल हुआ, आप ठीक तो हैं? मेरे हाँ कहने पर मुझे साथ में वो लोग थाने ले जा पहुंचे। पूछने पर मालूम हुआ कि हमारे मकान में बहुत से लोगों का, जो उस खाली मकान देख उस पर कब्जा करने पहुंचे थे, असाधारण तरीके से उनकी मौत हो गई थी और अंततः पुलिस ने उसे भूतिया घोषित कर दिया था। अगले दिन मेरी सहमति से पुलिस ने इस मकान को जलाकर भस्म कर दिया, जिसके आगे और किसी पर भी कोई प्रेत छाया ना हो। मैं आज भी सोचता हूँ वो रात मैं बंद मकान में अचानक प्रकट होने वाले लोग कौन थे, मुझे पत्र किसने लिखा, वहाँ के बारे में किसने जानकारी दी, वो पत्र की हैंडराइटिंग किसकी थी और मुझे इतनी पहचानी सी क्यों लग रही थी। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर।
रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने फोन चला रहे थे कि तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मंजीत ने पीयूष को कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई मैं अभी फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है, ज़रूर किसी से चैट कर रहा होगा और क्या। ये दोनों आपस में ही एक दूसरे को दरवाज़ा खोलने को बोल रहे थे। तभी एक बार फिर किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस पर पीयूष ने मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख लेना कौन है, समझा कर यार, बहुत ज़रूरी बात चल रही है अभी मेरी। इस पर मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष को बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया और थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं सूरज हूँ, अब जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के जो हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे थे वो वहीं रुक गए और मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रख उसे ही देख रहा था। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग सूरज के अंतिम संस्कार से होकर आए हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया और उसकी उसी समय मौत हो गई और आज उसका अंतिम संस्कार था और वहीं से 1 घंटा पहले होकर मंजीत और पीयूष आए थे और दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष की तो जैसे रगों में खून ही ना हो, वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा तो खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे अब बाहर कोई नहीं हो। अब मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो, वो आकर आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे हुए थे और अभी दोनों ने उस डर को ख़त्म भी नहीं करा था कि तभी उनके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें शुरू हो गईं जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है क्योंकि इस घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई नहीं रहता है और ना ही आज कोई इनके घर आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से सूरज निकला जिसने अपने एक हाथ में 2-3 बोतल और चखने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को देखे ही जा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के और पास गया और बोला, जब मैं पीता नहीं था तब तो तुम दोनों ने मुझे कल ज़बरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर
मंजीत ने डरते हुए कहा। भाई भाई हम तो तेरे दोस्त थे भाई, हमें जाने दे। सूरज ने फिर कहा। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर हम तीनों मिलकर खूब पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि कहीं ये उन दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर यह उन दोनों का कोई सपना नहीं था। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज के मरने के बाद अपने दोस्तों के बिना वो रह नहीं पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोनों दोस्तों को लेने आ गया हो। उसके सूरज के बोतल को अपने साथ लाया था। उसने उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।